अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। हमेशा की तरह आपके साथ व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस शेयर कर रहा हूँ। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। अगर आप वॉइस की सूरत में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इंश्योर कर लें कि आप जहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी किस्म का शोर मौजूद नहीं है, ना किसी भी किस्म की डिस्टॉर्शन है। तो गैस आज की जो स्टोरी है वो थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी है और थोड़े से डिफरेंट डायनामिक्स हैं और डिफरेंट जगह की है। ये स्टोरी बेसिकली हमें भेजी है मिस पूजा ने और ये बताती हैं कि इनका ताल्लुक़ जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से रहा है। वहाँ पे ये स्टडी करती रही हैं और जो इनका स्टडी टाइम था, क्योंकि ये बेसिकली किसी और शहर से ताल्लुक़ रखती थी, तो इन्होंने करीबी एक हॉस्टल जो था वहाँ पे जो है वो अपना एक रूम ले लिया था, वहाँ पे अपने आप को एनरोल करा लिया था ताकि इनके रिहाइश का इंतज़ाम हो सके। खैर वहाँ पे बहुत सारी बातें जो है उस यूनिवर्सिटी में मशहूर थी और बहुत सारे मामलात थे जो लोगों को पता थे। इनके साथ जो इंसिडेंट हुआ ये बताती हैं कि रात के तकरीबन 8 या 8:30 बजे का टाइम था और ये यूनिवर्सिटी से फ्री होने के बाद अपना जो रूम था वहाँ पे खाना वगैरह खाने के बाद जब ये आती थी तो थोड़ी देर मोबाइल यूज़ करती थी और मोबाइल यूज़ करने के बाद नॉर्मली जैसे होता है कि आप सो जाते हैं, तो ये भी ग़ुनूदगी में थी। इनको ऐसा लग रहा था कि शदीद नींद के अंदर हैं और इनकी आंखें बंद हो रही हैं। अब रात इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था। खैर बहरहाल ये बताती हैं कि जैसे ही मेरी आंखें बंद होने लगीं तो एकदम से मुझे महसूस हुआ जैसे कि किसी ने गेट पे नॉक किया है या गेट को खोलने की कोशिश की है। अब इनकी जो आँख थी वो लगने ही वाली थी, तो ये अब ज़ाहिर सी बात है जब बंदा नींद में हो रहा होता है तो वो अवॉइड करता है कि चलना ना पड़े, उठना ना पड़े। और ऐसे ही हुआ कि इन्होंने अवॉइड किया। इन्होंने सोचा कि हो सकता है मेरा वहम हो, गेट तो खुला नहीं है, लेकिन ऐसा लगा था या शायद किसी ने गेट खोला है। खैर ये दोबारा से आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। 5 या 10 मिनट ही गुजरे थे कि बाकायदा ऐसा महसूस हुआ कि दोबारा से किसी ने गेट खोला है। अब इनको जब यह महसूस हुआ तो थोड़ा सा इनको फ़िक्र रहा कोई। थोड़ा सा इनको जो पहला इंप्रेशन आया वो यही आया कि हो सकता है कि जो ऑफ़िस के अंदर एक ख़ातून है जो इनकी लुक आफ्टर करती हैं, जो बेसिकली खाना वगैरह भी बनाती हैं, जिनको आया कह सकते हैं आप, वो हो सकता है। खैर ये उठ के बैठ गई। इन्होंने बाकायदा जाके देखा तो डोर वाकई में खुला हुआ था और वहाँ पे कोई ना कोई आया था, यानी यकीन दहानी हो चुकी थी कि किसी ने आके गेट खोला है। अब ये उठ के बैठ चुकी थी, नींद इनकी ख़राब हो चुकी थी, तो इन्होंने सोचा कि मैं जाके मुँह हाथ धोती हूँ और कोशिश करती हूँ थोड़ा पढ़ लूँ या बाहर जाके जो मेरी दोस्तें वगैरह हैं उनसे मुलाकात कर लेती हूँ। अब ये बताती हैं कि मैं वॉशरूम के अंदर आ गई और जैसे ही मैं वॉशरूम के अंदर आई तो मैंने सोचा कि मुँह हाथ धो लेती हूँ और मुंह पे मैं पानी डालने लगी। जब मैं मुंह पे पानी डाल रही थी तो मेरे सामने एक शीशा मौजूद था। आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि जब आप पानी डालते हैं मुंह पे तो अपना मुंह जो है अपना नीचे कर लेते हैं और मुंह पे पानी डालने के बाद दोबारा आप ऊपर की तरफ देखते हैं शीशे में, जो नॉर्मली हुआ करता है। इनके साथ भी ऐसा ही था कि इन्होंने मुंह पे पानी डाला, उसके बाद ये नीचे से एकदम ऊपर की तरफ हुई और जैसे ही ये शीशे के सामने आई, यानी इन्होंने अपने आप को देखा, तो इन्होंने देखा कि वहाँ पे उस शीशे में इनके चेहरे के बजाय एक दूसरा चेहरा है जो इनको नज़र आ रहा है। और वो जो चेहरा है वो किसी लड़की का चेहरा है। उसके जो बाल हैं वो खुले हुए हैं और बिखरे बिखरे से हैं और बज़ाहिर देख के ऐसा लगता है कि जैसे जो लड़की है ये बहुत ही कोई भयानक शक्ल की हामिल है। खैर जैसे ही इन्होंने उस लड़की को देखा तो ये चौंक गई और इनको ऐसा लगा कि शायद ये नींद में है और ये किसी खुमार के अंदर है। लिहाजा इन्होंने अपना मुंह जल्दी से नीचे किया और दोबारा से पानी डाला। ये चाहती थी कि जो नींद है वो मुकम्मल तौर पे इनसे दूर हो जाए, ये मुकम्मल सेंसेस में आ जाए, ताकि ये देख सकें कि शीशे में जो नज़र आ रहा है वो हकीकत है या सरासर इनका वहम है। बहरहाल ये बताती हैं कि जैसे ही मैंने पानी डाला और फ़ौरन से अल्टीमेटली अपना चेहरा ऊपर किया तो दोबारा मेरा जो चेहरा था वो शीशे के सामने था। अब मैंने जब शीशे में देखा तो मेरा ही चेहरा मुझे नज़र आ रहा था और मैं मुतमईन थी कि शुक्र है जो पहले मैंने तस्वीर देखी थी या जिसको मैंने देखा था वो मेरा वहम था या वो मेरी खाम ख्याली थी। खैर बहरहाल ये बताती हैं कि मैं इसी तरह मुंह धोती रही और बिल्कुल जब आखिरी दफ़ा मैंने मुंह पे पानी डाला और दोबारा से मैंने शीशे की तरफ देखा, तो अब जो मंज़र मैंने देखा वो देख के मेरे औसान ख़ता हो गए, मेरी नींद उड़ गई। मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। मैंने देखा कि एक बहुत ही भयानक शक्ल वाली लड़की शीशे में मुझे नज़र आ रही है। उसके बहुत ही नोकीले से दांत हैं,
बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उसके दांतों पे खून लगा हुआ है, उसके बिखरे बिखरे से बाल हैं और उसकी जो चेहरे की रंगत है वो बहुत ही स्याह है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जैसे उसका जो चेहरा है वो झुलसा हुआ है। खैर, जैसे ही मैंने ये देखा तो एकदम मैंने चीख मारी और जैसे तैसे वो भागती हुई रूम से बाहर निकली और बाहर निकलती हुई सीधी जो हमारा स्टाफ वगैरह बैठा करता था जहाँ पे, वहाँ पे चली गई। ये बताती है कि जब मैं वहाँ पे पहुँची तो वही आया या वही मासी जो थी वहाँ पे मौजूद थी, उनके अलावा 2-3 लड़कियाँ वहाँ पे बैठी हुई उनसे बातें कर रही थी। और जब उन सब ने मुझे इस कदर परेशान देखा तो मुझसे पूछने लगी कि खैरियत तो है। खैर, मैंने जैसे तैसे करके उनको बताया कि अभी मैंने अपने रूम के अंदर जो वॉशरूम है वहाँ पे मैंने एक अजीब सी औरत को देखा है और मैं इसीलिए चीखती हुई बाहर निकल के भागी हूँ। खैर, वो जो आया थी या वो जो लड़कियाँ थी वो कहने लगी कि तुम्हारा वहम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है और इसको इग्नोर करो, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, मैं बज़िद थी कि मैंने भाई खुद देखा है। तो वो जो लड़कियां थीं और वो जो आया थीं, उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके साथ चलते हैं और आपके रूम में आपके जो वॉशरूम है उधर जाके देख लेते हैं। जब वो मेरे साथ वहाँ पे आए और उन्होंने आके चेक किया तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। खैर, ये बताती हैं कि वो जो वाक़या हुआ था उसके बाद मैं बहुत बुरी तरह डर चुकी थी। मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे बराए मेहरबानी किसी भी लड़की के साथ रूम शेयरिंग पे दे दिया जाए, मैं अब इस रूम में अकेले नहीं रह सकती। खैर, वहाँ का जो स्टाफ था बहुत कोऑपरेटिव था, उन्होंने मेरे साथ ताउन किया और मुझे एक लड़की के साथ रूम शेयरिंग पे दे दिया। अब ये बताती हैं कि इस बात को 5-6 दिन ही गुजरे थे कि अब जो मेरी रूममेट थी जिसके साथ मैं रह रही थी, तो उसकी आदत थी कि वो रात में 1 या 2 बजे तक बाहर टहलती हुई कॉरिडोर में अपने फ्रेंड से बात किया करती थी। और ऐसे ही हुआ कि एक रात वो गई बात करने के लिए, मैं सो रही थी। तो वो बताती है कि जब मैं कॉरिडोर में टहल रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो कॉरिडोर का एंड है वहाँ पे कोई एक लड़की है जो खड़ी हुई है, उसने बाल खोले हुए हैं और वो मुसलसल जो हमारा ग्राउंड है जहाँ पे पेड़ वगैरह मौजूद हैं, दरख्त मौजूद हैं, उस तरफ देख रही है। अब इनकी रूममेट बताती है कि मैं टहलती हुई उसकी तरफ चली गई। मैंने सोचा कि हो सकता है कि हमारी ही हॉस्टल की कोई लड़की होगी और जब मैं करीब पहुँची तो मैंने देखा कि तुम वहाँ पर मौजूद हो। और जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं बड़ा हैरान हुई क्योंकि मेरा ख्याल तो यही था कि तुम रूम के अंदर सो रही हो। बहरहाल, जब मैंने तुम्हें देखा तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ जाके तुमसे पूछती हूँ कि इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रही हो और उन दरख्तों की तरफ क्यों देख रही हो, ऐसा क्या है उसके अंदर। खैर, ये बताती हैं कि जैसे ही इनकी जो रूममेट थी वो आगे बढ़ी तो वो बताती है कि मैंने आगे की तरफ चलना शुरू कर दिया। अब जैसे ही मैंने आगे की तरफ चलना शुरू किया तो वो जो मेरी रूममेट थी वो परेशान हुई और उसको लगा कि मैं जानबूझ के उसको इग्नोर कर रही हूँ या उससे बचने की कोशिश कर रही हूँ। अब इनकी जो रूममेट है वो बताती है कि मुसलसल मैं तुम्हारे पीछे चलती रही और तुम आगे चलती चली गई और तुम चलते चलते बिला आखिर वो जो स्टाफ कॉलोनी थी वहाँ तक पहुँच गई। अब जब तुम स्टाफ कॉलोनी तक पहुँची तो मैं बड़ा तजस्सुस का शिकार थी। मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो, इतनी रात में तुम्हारे यहाँ पे आने का क्या मकसद है। खैर, मैं तजस्सुस का शिकार थी, लिहाजा मैं तुम्हारे पीछे चलती चली गई। फिर आखिर में तुम जो है वो एक पेड़ के करीब जाके रुक गई और जब तुम एक पेड़ के पास जाके रुकी तो मैंने तुम्हारा नाम लेके तुम्हें आवाज़ दी और जब मैंने तुम्हें आवाज़ दी तो तुमने मुझे पीछे मुड़ के देखा और जैसे ही तुमने मुझे पीछे मुड़ के देखा तो मैं हैरान रह गई कि बज़ाहिर जो तुम लग रही थी वो तुम नहीं थी। वहाँ पे एक औरत, एक लड़की खड़ी हुई थी जिसके बिखरे बिखरे बाल थे और वैसे ही उसका हुलिया था, यानी उसके नोकीले दांत थे। उसके मुंह से बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे खून बह रहा है और बज़ाहिर जो उसका कॉम्प्लेक्शन नज़र आ रहा था वो बहुत डार्क था। हालांकि पीछे से जब मैंने तुम्हें देखा था तो मुझे यकीन था कि तुम ही हो, लेकिन यहाँ दरख्त के पास आने के बाद एकदम से ये चेहरा कैसे चेंज हो चुका था। जब मैंने ये मंज़र देखा तो मैं भागती हुई वापस कॉरिडोर की तरफ आई और जल्दी से रूम के अंदर आई और जैसे ही मैं रूम के अंदर आई तो मैंने देखा कि तुम वहाँ पे सो रही थी। खैर, उसके बाद इनकी रूममेट बताती है कि मैंने तुम्हें उठाया और जब इनको उठाया तो इनसे बातचीत हुई और पूरा वाक़या बताया। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये दोनों उसी वक्त मैनेजमेंट से या प्रिंसिपल से रब्ता करेंगे और उनको ये बताएंगे कि इस तरह के वाक़यात मुसलसल पेश आ रहे हैं। खैर, ये बताती हैं कि जब प्रिंसिपल से रब्ता किया गया, पहले तो वो इनकार करते रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, यहाँ पे इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। अक्सर इस तरह की जो लड़की है उसकी प्रेजेंस शो होती है और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जो लड़की है जिसकी प्रेजेंस शो होती है या जो नज़र आती है, इसका ताल्लुक बेसिकली 1890 यानी 1890 से है। और 1890 में एलिस रिचमैन के नाम से एक लड़की थी और कहा जाता है ये सारी की सारी प्रॉपर्टी उसी की थी।
खैर कुछ वजूहत की बिना पे उसका मर्डर कर दिया गया था, और जब उसका मर्डर किया गया था तो उसके बाद से जो उसकी रूह है या उसकी आत्मा है वो यहाँ पे भटका करती है। एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि शायद उस लड़की का यानी एलिस रिचमैन का रेप किया गया था और उसके बाद मर्डर किया गया था, और ना सिर्फ मर्डर किया गया था बल्कि उसकी जो बॉडी थी उसको उसी के गार्डन में दफना दिया गया था, और उसके बाद से ये वाक़यात पेश आते हैं। अच्छा, इसी तरह का एक वाक़या है जो मुझे रिकॉल हो रहा है, और इस वाक़े का ताल्लुक भी बेसिकली मुंबई से है। तो एक साहब थे, उन्होंने मुझे एक पहले स्टोरी शेयर की थी, और वो बताते हैं कि जो इनके भाई हैं बेसिकली एक बहुत बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है मुंबई का, वहाँ पे कैंटीन चलाते हैं। नॉर्मली आप समझ रहे होंगे कैंटीन क्या होता है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में या स्कूल में जो एक कैंटीन बना होता है, वहाँ पे वो एक स्टाफ होता है उनका जो उसको मेंटेन कर रहा होता है, खाने पीने की चीज़ें मौजूद होती हैं। खैर कट शॉट, इनके भाई जो थे वो उस कैंटीन को रन किया करते थे और काफ़ी सालों से वो कैंटीन चला रहे थे। अब ये बताते हैं कि अक्सर ऐसा होता था कि वंस इन अ वीक या 10 दिन में या 15 दिन में एक दिन ऐसा होता था कि इनके जो भाई थे वो कैंटीन में रुका करते थे और अपना जो भी स्टॉक है उसको मेंटेन किया करते थे, दोबारा से जो कमी बेशी है उसको ऐड किया करते थे, पूरे हफ्ते का या 10 दिन का हिसाब लगाया करते थे। और इसी दौरान में अक्सर ऐसा होता था कि उनको रात के 10 या 11 बज जाया करते थे। खैर ये बताते हैं कि इसी तरह की एक रात थी और इनके भाई जो थे जो भी इसमें ऐड करनी थी चीज़ें वो ऐड कर रहे थे, और जो कुछ मंगवाना था वो स्टॉक वगैरह जो है उसकी रिपोर्ट तैयार कर रहे थे कि इनके भाई ने महसूस किया, तकरीबन रात के 11 या सवा 11 बजे का टाइम था और तकरीबन सारे के सारे लोग जा चुके थे, सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड था जो गेट पे मौजूद था। खैर इनके भाई बताते हैं कि मैंने महसूस किया कि वॉशरूम जो है उसका दरवाज़ा आगे पीछे हो रहा है। अच्छा, पहला इंप्रेशन तो इनका ये था कि हो सकता है कि हवा से आगे पीछे हो रहा हो दरवाज़ा, या मे बी कोई वॉशरूम के अंदर मौजूद हो। काफ़ी देर तक ये गौर करते रहे और काफ़ी देर गौर करने के बाद जब इनकी समझ नहीं आया तो उन्होंने सोचा कि मैं जाके देखता हूँ आखिर कौन है जो दरवाजे को बार बार आगे और पीछे कर रहा है। खैर ये जैसे तैसे करके वॉशरूम के गेट के करीब पहुँचे तो ऐसा लगा एकदम से कोई पीछे हटा है। अब जब इनको ऐसा लगा तो थोड़ा सा इनको डर लगा कि आखिर कौन है जो ऐसा कर रहा है। वेल ये बताते हैं कि जैसे ही कोई पीछे हटा तो ये भी पीछे हट गए और इन्होंने फिर बाकायदा झाँक के देखा तो वॉशरूम में कोई मौजूद नहीं था। अब ये बताते हैं कि मैं वापस आ गया, अपना काम करने लगा। मैं कोशिश कर रहा था कि जितना जल्दी काम हो सकता है वो मुकम्मल करूं और यहाँ से चला जाऊं। खैर जैसे ही ये दोबारा आके काम करने लगे तो दोबारा से इनको महसूस हुआ जैसे वॉशरूम के अंदर कोई मौजूद है या कोई अपनी प्रेजेंस शो कर रहा है या कोई बताना चाह रहा है कि भाई मैं यहाँ पे हूँ। खैर ये इग्नोर करते रहे। अब इन्होंने देखा कि वॉशरूम के अंदर से 2 बच्चे निकले और जो मुश्किल से 3-3 साढ़े 3-3 फीट के होंगे, देखने में वो बच्चे लग रहे हैं। बहरहाल वो जो बच्चे थे वो एकदम इनके करीब आके खड़े हो गए और ये उनको देख रहे थे, लेकिन ये बताना नहीं चाहते थे या ये शो नहीं करना चाहते थे कि जैसे इनको पता चल गया कि वो इनके करीब आके खड़े हो गए। पहले ये काफ़ी देर तक उनको देखते रहे और वो जो बच्चे थे वो भी इनको देखते रहे। अब ये परेशान थे कि इतनी रात में इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ये बच्चे कहाँ से आ गए। काफ़ी देर तक तो बच्चे खड़े रहे, इनको देखते रहे। उसके बाद वो जो बच्चे थे उन्होंने एक दूसरे को देख के मुस्कुराना शुरू कर दिया, और पहले मुस्कुराना शुरू किया, उसके बाद बाकायदा ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। अब ये जो साहब थे बड़ी कैफियत इनके ऊपर अजीब सी थी, इनकी समझ ही नहीं आ रहा था कि इनके साथ क्या हो रहा है। रात के तकरीबन 12 बजे का टाइम हो चुका था और ये बहुत शदीद डरे हुए थे, लेकिन ये जाहिर नहीं करना चाह रहे थे बच्चों पे कि जैसे डरे हुए, क्योंकि इन्होंने सुना था कि अगर इस तरह की चीज़ों से आप डरें तो ये और डराती हैं। खैर इनके पास एक स्टिक मौजूद थी, वो स्टिक इन्होंने उठाई और अपने हाथ में लेके बच्चों को कहने लगे कि यहाँ से चले आओ, तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो। बच्चे जो थे उन्होंने इनकी बात सुनी अनसुनी कर दी और फिर दोबारा से इनको देख के हंसना शुरू कर दिया। अब जब दोबारा से बच्चों ने हंसना शुरू किया तो थोड़ा सा इनको बुरा लगा। हालांकि ये डरे हुए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसा इंप्रेशन दिया जैसे ये उनको मारने के लिए आ रहे हैं, और ये जल्दी से डंडा लेके आ गया है। उन बच्चों को कहने लगे फ़ौरन यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हें मारूंगा मैं। खैर ये जो बच्चे थे जब उन्होंने इनके हाथ में डंडा देखा तो फिर दोबारा से इनको देख के हंसने लगे। अब आप अंदाज़ा लगाएं, एक तो खौफनाक बच्चे पता नहीं कहाँ से निकल के आ गए और वॉशरूम में से कैसे निकले, उसके बाद वो आपको देख के मुसलसल हंस रहे हैं और उन बच्चों का आप कुछ नहीं कर सकते। अब ये बेबस थे। बहरहाल वो जो बच्चे थे एकदम इनके सामने से भागते हुए सीधे कॉरिडोर की तरफ गए और गायब हो गए। ये अंदर से बहुत बुरी तरह डरे हुए थे, इनकी हालत गैर थी, लेकिन बहरहाल इन्होंने सोचा कि बस 15 मिनट का काम रह गया है, जैसे तैसे करके वो काम कंप्लीट कर लूँ फिर यहाँ से चला जाऊँगा।
खैर बहरहाल इन्होंने अपना जो काम था वो करना शुरू कर दिया। अब ये बताते हैं कि इनको काम करते हुए 15 मिनट हुए थे और इनका काम ख़त्म होने वाला था कि एकदम से इनको महसूस हुआ जैसे कॉरिडोर जो है वहाँ से कोई चलता हुआ आ रहा है और इनकी तरफ आ रहा है। अच्छा, ये कॉरिडोर की तरफ देखने लगे, वहाँ पे बस एक लाइट जल रही थी और जो बाकी का हिस्सा था वो अंधेरे में था। अब इन्होंने जब कॉरिडोर की तरफ देखा तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था, लेकिन बाकायदा किसी के चलने की या कदमों की आवाज़ मुसलसल आ रही थी और कदमों की आवाज़ से पता चल रहा था कि ये दूर से चलते हुए इनकी तरफ ही आ रहे हैं। अब ये बताते हैं कि मेरी थोड़ी सी हालत गैर हो गई थी, मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि कुछ गलत होने वाला है। खैर ये बताते हैं कि मैं वहाँ बैठा रहा और जल्दी जल्दी काम करने लगा और जैसे ही मैं काम में बिज़ी हुआ तो वो जो आवाज़ थी चलती चलती बज़ाहिर ऐसा लगा कि मेरे बिल्कुल क़रीब आ गई है और जो भी था जो कॉरिडोर से आ रहा था वो मेरे क़रीब आके खड़ा हो गया है, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा। अब ये बताते हैं कि मेरा जो ध्यान था वो कॉरिडोर की तरफ ही था, मैं उस तरफ ही देख रहा था कि वहाँ से अगर कोई चलता हुआ आया है तो वो इसी तरफ ही कहीं पे होगा। खैर ये उसको देखने की या तलाश करने की कोशिश कर रहे थे कि इसी दौरानिए में किसी ने इनके बैक साइड से यानी पीछे की तरफ से गुनगुनाना शुरू किया और ये जो कोई गुनगुना रहा था ये बज़ाहिर किसी औरत की आवाज़ थी और बहुत ही कोई सुरीली आवाज़ थी। ये बताते हैं कि इतनी सुरीली और इतनी अच्छी आवाज़ मैंने आज तक नहीं सुनी थी। खैर ये सुरीली आवाज़ अपनी जगह थी, लेकिन मेरे ऊपर खौफ तारी था क्योंकि इस पूरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मेरे अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। हाँ, एक गार्ड था जो बाहर की तरफ मौजूद था। बहरहाल जहाँ से इनको गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी इन्होंने पीछे की तरफ पलट के देखा और जैसे ही इन्होंने पीछे की तरफ पलट के देखा तो ये बताते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही हसीन और जमील औरत खड़ी हुई थी जिसने अपने ऊपर एक ब्लैक कलर की चादर डाली हुई थी और मुझे देख के मुस्कुरा रही थी। अब ये बताते हैं कि जब उसने मुझे देख के मुस्कुराना शुरू किया तो मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कौन औरत है। मैंने कभी भी इस इंस्टीट्यूट में इस औरत को नहीं देखा था, मैं इसको आज पहली दफ़ा देख रहा था और ये इतनी हसीन और जमील थी कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बार बार इसे देखता रहूं। खैर ये बताते हैं कि जब मैंने उसको देखना शुरू किया तो ऐसा लगा कि मैं उसके सहर में मुब्तला हो चुका हूँ और मेरा अपने ऊपर या अपने दिमाग पे कोई बस नहीं चल रहा और मैं चाहता हूँ कि बस मैं उसको देखता चला जाऊँ और इसी तरह जो मेरी ज़िंदगी है वो तमाम हो जाए। खैर ये बताते हैं कि मैं उसे देख के पता नहीं क्या हुआ कि उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो इस कदर सुरीला गुनगुना रही थी कि मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं मुकम्मल तौर पे हवास बाख्ता हो चुका था। ये बताते हैं कि मैं मुसलसल उसकी तरफ बढ़ता चला जा रहा था कि एकदम से जो मेरी नज़र है वो उसके पाँव की तरफ पड़ी और जब मेरी नज़र उसके पाँव की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि जो उसके पाँव हैं वो बजाय आगे होने के पीछे की तरफ हैं, यानी जो उसकी पिंडली है वो आगे है और उसकी जो उंगलियां हैं वो पीछे की तरफ हैं। और जैसे ही मैंने ये देखा तो एकदम से मेरी चीख निकल गई। मैं बहुत बुरी तरह डर चुका था, ऐसा लगा जैसे मैं होश में आ चुका हूँ। मैं वापस मुड़ा और मैंने बाहर की तरफ भागना शुरू कर दिया। ये बताते हैं कि जैसे तैसे करके मैं बाहर पहुँचा और जब बाहर पहुँचा तो वहाँ पे चौकीदार जो था या गार्ड जो था वो मौजूद था। उसको मैंने सारा वाक़या बताया और जब मैंने उसको ये सारा वाक़या बताया तो वो कहने लगा कि मेरे साथ चलें, ऐसा नहीं हो सकता। खैर मैं उसके साथ बड़ी हिम्मत करके दोबारा से अंदर आया और जब हमने आके पूरा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था या इनका जो कैंटीन का एरिया था पूरा का पूरा चेक किया तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। अब ये बताते हैं कि जो इनके भाई थे जैसे तैसे करके घर पहुँचे और जब वो घर पहुँचे तो उनको शदीद बुखार हो चुका था और तकरीबन 9 या 10 दिन तक उनको बुखार रहा, उनकी हालत गैर रही और वो जो इनका कैंटीन था वहाँ भी नहीं जा सके। उसके बाद से इनके भाई ने डिसाइड कर लिया था कि कैंटीन का जो भी काम होगा वो दिन के अंदर ही करूँगा और मगरिब से पहले वापस आ जाऊँगा। और फिर ऐसा ही हुआ कि इनके भाई ने जो है सख्ती से अमल करना शुरू किया अपने इस फार्मूले पे और इन्होंने कोशिश की कि मगरिब के बाद कभी भी वहाँ पे ना रुकें। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो स्टोरीज़ हैं ये पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सबसे अहम चीज़ है कि आप अपनी स्टोरीज़ शेयर करें। आप अपनी स्टोरीज़ शेयर करते रहेंगे, मेरा काम चलता रहेगा। आपको जैसे बेहतर लगे अपनी स्टोरी मुझसे शेयर करें और हमेशा मेरे साथ रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें। दुआ में याद रखें कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।